हेलो डियर, आपका ज्योमेट्री की अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। उसी तरीके से हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी हल्का सा थोड़ा सा मेरे को फीवर फील हो रहा है। शायद मैं जिम में गया था पहले दिन, इसलिए उसके कारण भी हो रहा हो। बट दिन में 2 वीडियोस की जो सीरीज़ है वो नहीं टूटने दूंगा मैं, आपकी टेंशन मत लो। ठीक है, दिन में एनफ क्वेश्चंस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक काम की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कई स्टूडेंट पूछ रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट आ रहा था या फिर इस बात पर काफ़ी स्टूडेंट नर्वस थे कि मॉक्स के अंदर मार्क्स जो हैं वो कम बन रहे हैं। देखो, 2 डाउट आ रहे थे। ऑनेस्टली दोनों का जवाब दे देता हूँ। एक तो जो रीजनिंग है वो आप मॉक टेस्ट वगैरह जहाँ पर दे रहे हो वहाँ पर कई बार कई जगह पर बैंक के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। नंबर 2, मॉक्स के अंदर मार्क्स जो हैं वो कम आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बातें मॉक्स की हो रही हैं। तो देखो भाई, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर रीजनिंग कैसा आएगा, बैंक का रीजनिंग पढ़ें ना पढ़ें क्या करें। तो अगर मैं ईमानदारी से बताऊं साफ साफ, तो किसी को भी नहीं पता पेपर बनाने वाले के अलावा कि रीजनिंग कैसी आएगी। ठीक है, अब इसका मतलब सर वो दुनिया में कहीं से भी पूछ सकता है, हम क्या करें? नहीं। तो व्हाट मेक्स सेंस इज कि जो आज तक आ रहा है, जिस टाइप के पैटर्न पर आज तक आ रहा है वो आप करें। सबसे ज़्यादा लॉजिकल चीज़ यही होगी। अगर आपको मॉक्स के अंदर एक आधे बैंक के क्वेश्चन दिख रहे हैं तो उस वक्त वो सीख लो, उस मॉक के अंदर उसका सॉल्यूशन कैसा हुआ। एक आधी चीज़ें अगर सीखने भी पड़ रही हैं तो अलग से बैंक का रीजनिंग का कोर्स नहीं करना, वहीं पर सीख लो एक आधा कंसेप्ट मॉक के सॉल्यूशन के थ्रू। वैसे वैसे चीज़ें सीख लो, वो मोर देन एनफ हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जितना भी अपना थॉट पैटर्न आप मॉक से बना पा रहे हो दैट इज मोर देन एनफ, अगर एक आधा उनका क्वेश्चन आ रहा है तो। क्लियर है? ये डाउट क्लियर हो गया? ठीक है। लोग क्या करते हैं कि 10 तरह की बातें बोल देंगे। किसी वीडियो में बोल देंगे इस टाइप का आएगा, किसी वीडियो में बोल देंगे उस टाइप का आएगा। 10 तरह की बातें प्रिडिक्ट कर देंगे, फिर जो भी होएगा पेपर के अंदर उससे मिलती जुलती बात उठाकर यूट्यूब पर बोल देंगे कि देखो मैंने ये बताया था और यही हुआ। ठीक है, सब टीचर्स हैं, कोई ज्योतिषी नहीं। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई इलीगल काम ना कर रहा हो, बंदा अंदर से जानकारी निकाल ना रहा हो, तब तक उसको नहीं पता होगा, और वो भी इलीगल है। ठीक है, नेक्स्ट कि मॉक्स के अंदर आपके मार्क्स कई लोगों के कम आ रहे हैं। तो भाई मॉक्स के अंदर जो मार्क्स हैं वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं आते। ऐसा कभी भी पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको 100% सिलेबस करवा दूं और उसके बाद आप पहला मॉक दें और उसमें आप मतलब बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आए। नहीं, क्योंकि मॉक्स के अंदर मार्क्स लाने के अंदर सिलेबस को 100% करना, देन उसके बाद प्रैक्टिस करना, ये भी सिलेबस का ही हिस्सा मान लो चलो। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना, इसको भी सिलेबस का हिस्सा ही मान लो। वैसे सिलेबस 100% करने का क्या मतलब है कि भाई सारी नॉलेज लेना और साथ में उसके ऊपर एनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो मॉक्स के अंदर एक तो मार्क्स आएंगे टाइम मैनेजमेंट से, जो क्वेश्चन स्किप करने का है उसे स्किप कर रहे हो कि नहीं। और उसके बाद मेरे भाई आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। सिलेबस कंप्लीट जब आप कर लेते हो तो आपको क्या लगता है 100% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप परफेक्ट हो जाते हो उसमें? मतलब उसके आप एक बार कोई चीज़ सीख लेते हो तो आप पूरी सीख लेते हो उसे, कोई भी एरर की गुंजाइश नहीं रहती और कहीं पर भी नहीं रहती। अगर इतना बड़ा सिलेबस है तो कहीं ना कहीं आपके वीक एरियाज छूटे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बेहतर नहीं होएगी, कई जगह आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होएगी। तो जब हम मॉक की एनालिसिस करते हैं तो यही तो करते हैं ना भाई, कि कहाँ पर मार्क्स कट रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो कई छोटी मोटी चीज़ें हैं जो सुधारनी होती हैं, छोटी छोटी। तो एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ सबके कम मार्क्स आते हैं, फिर वो धीरे 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 बढ़ते हैं जब हम अपनी इन 2 चीज़ों को सुधारते हैं। तो कभी भी ऐसे नहीं डरना कि भाई सिलेबस पूरा हो गया, मार्क्स तो पूरे नहीं आ रहे, नहीं आएंगे। इन चीज़ों में धीरे धीरे सुधारोगे तो मार्क्स जो हैं धीरे 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 बढ़ेंगे। ठीक है, एकदम से भी नहीं बढ़ेंगे तब भी, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। बस आपके हाथ में क्या है कि अपनी प्रैक्टिस को मत छोड़ो और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कॉन्शियस रहो मॉक देते वक्त। ठीक है, और एनालिसिस बहुत ही बढ़िया तरीके से करो। एक वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब पर, गारंटीड प्लान टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक्स, 21 मिनट की वीडियो है, वो देख लीजिएगा। अगर एक बार देख ली है दोबारा देख लीजिएगा, अगर एक आधे पॉइंट आप मिस तो नहीं कर रहे हो एनालिसिस में। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये सिर्फ इस चीज़ का खेल नहीं है स्टेप 1 का,
इसको तो मान लो आपने अच्छे से कर लिया, कई लोग जो इसी को अच्छे से नहीं करते वो तो कंपटीशन से बाहर हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो कंपटीशन से बाहर है। उसके बाद ये खेल है कि भाई इस चीज़ को आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो, इस चीज़ को कितने अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो फिर ठीक है, तो दिल छोटा नहीं करना, नंबर कम आ रहे हैं तो बस पढ़ते रहो, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखो, धीरे 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 बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो, इन ट्रायंगल ABC O is a centroid and AD BE and CF are 3 medians। ठीक है, तो पिछली क्लास से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस, बीच में अगला कंसेप्ट आएगा तो वो कंसेप्ट मैं बता दूंगा। इन ट्रायंगल ABC O सेंट्रोइड है, AD BE CF, AD BE और CF ये मीडियंस हैं। ठीक है भाई, ये मीडियंस हैं, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या होएगा? सेंट्रोइड होएगा। ठीक है, केंद्रक होएगा। अब ये बोल रहे हैं द एरिया ऑफ AOE, जो AOE है इसका जो एरिया है वो 15 है। अब ये पूछ रहे हैं BDOF का एरिया, तो BDOF के अंदर क्या है? मैंने आपको क्या बताया है कि जब आप सारी मीडियंस खींच दोगे तो जो 6 पोर्शन पटते हैं ट्रायंगल के अंदर, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, उन सब का एरिया इक्वल होता है। तो उसने एक पोर्शन का एरिया आपको बता दिया 15 है और 2 पोर्शन का एरिया पूछ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 दूनी 30, खत्म बात। कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट ये बताओ, द वर्टेक्स A ऑफ ट्रायंगल ABC इज जॉइंट टू ए पॉइंट D ऑन BC। ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स A को BC पर एक पॉइंट D है उसमें जोड़ा गया। ठीक है, कहीं पर भी है पॉइंट, मैंने रैंडमली ले लिया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। ठीक है भाई, देन एरिया ऑफ BEC, तो जो BEC का एरिया है वो कितना है? ठीक है, ओके। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो बताता हूँ, इसके अंदर वो लग जाएगी ना? हाँ वो लग जाएगी, ये पॉइंट उतनी हाइट पर। ठीक, कंसेप्ट से बाद में बताऊंगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो मैंने आपको बताई थी सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, है ना? चलो ठीक है, इस पॉइंट E को मान लो, ये पॉइंट E जो है ये किसी न किसी हाइट पर होएगा। आप बोलोगे जी हाँ, पॉइंट E किसी न किसी हाइट पर होएगा। जी हाँ, तो पॉइंट E से एक पैरेलल लाइन मैं खींच लूँ, जस्ट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा, अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। तो मैंने एक लाइन खींची, तो ये जो पॉइंट E है, ये जो पैरेलल लाइन है वाइट वाली, ये इस लाइन को जिस रेशियो में बांटती है ना, उसी रेशियो में ये हर एक लाइन को बांटेगी, उसी रेशियो में हर एक लाइन को बांटेगी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर बेस के पैरेलल एक लाइन है, तो अब आप कितनी भी लाइनें खींच लो, अगर यहाँ पर रेशियो 1:3 है तो किसी भी लाइन को खींच लो, किसी भी लाइन को खींच लो, रेशियो हमेशा 1:3 ही रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस चीज़ का क्या लेना देना है बताता हूँ। तो अगर मैं इस ट्रायंगल से ऐसे हाइट भी खींचूंगा, अगर मैं एल्टीट्यूड भी खींचूंगा, अगर मैं हाइट भी खींचूंगा, हाइट कैसे मेजर होती है? सीधी लाइन से, परपेंडिकुलर लाइन से। तो ये पॉइंट E जो है यहाँ पर 1:1 रेशियो में बांट रहा है, पॉइंट E इस लाइन को AD को 1:1 रेशियो में बांट रहा है, ये इन सारी लाइनों को 1:1 रेशियो में बांटेगा। ठीक है, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की हाइट अगर 2 है तो ऊपर ये 1 यूनिट है, नीचे ये 1 यूनिट है। ठीक है सर, ओके। तो ये जो ट्रायंगल बन रही है BEC, अब आप कंपेयर करिए ट्रायंगल ABC को और ट्रायंगल BEC को। ट्रायंगल ABC और BEC दोनों का जो बेस है वो BC है। हाँ जी सर, दोनों का बेस इक्वल है। एरिया डिपेंड करता है बेस और एल्टीट्यूड पर, तो बेस तो दोनों का इक्वल है। जो बड़ी वाली ट्रायंगल है उसकी हाइट डबल है, बेस दोनों का सेम है, बड़ी वाली ट्रायंगल की हाइट डबल है, BEC की हाइट हाफ है, तो BEC का एरिया हाफ होएगा पूरी ट्रायंगल से। जैसे मान लो ये अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में है तो कई बार मुझे क्वेश्चन सोल्व नहीं करने पड़ते। ठीक है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, इजीली आप ये समझ सकते हो। ठीक है सर, कैसे समझ सकते हैं, ये कहाँ से आई वो भी बता देता हूँ। इसकी सिर से एक पैरेलल लाइन खींच दो, इन दोनों के जो पैरेलल है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं तो किसी भी लाइन को किसी भी एंगल पर खींच दो,
अगर यहाँ पर एक जगह पर रेशियो 1:2 है तो हर जगह रेशियो 1:2 है, इक्वल इंटरसेप्ट्स वाला। ठीक है, वही वही घूम फिर के यहाँ पर लग रहा है। अब इसको कंसेप्ट से करते हैं भाई। देखो, ये अपने पास ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर एक पॉइंट बना दिया हमने AD। ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट ले लिया है E, जो कि 1:1 रेशियो में बांटता है। तो मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, और वो ट्रायंगल BEC के बारे में पूछ रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है। अब ट्रायंगल ABD को देखो, ट्रायंगल ABD के अंदर BE मीडियन है, तो इसका एरिया अगर 1 होएगा तो इसका एरिया भी 1 ही होएगा। ठीक है, या फिर 1 मानने की बजाय इसका एरिया अगर A होएगा तो इसका एरिया भी A होएगा। ठीक है, अब इस तरफ देखते हैं, ट्रायंगल ACD के अंदर CE मीडियन है, क्योंकि E मिड पॉइंट है, इसका एरिया B होएगा तो इसका एरिया भी B होएगा। अब बोलोगे जी हाँ, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है 2A + 2B और BEC का एरिया है A + B, तो इट इज़ हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, विद साइड एस 12 सेंटीमीटर, S एंड T आर मिड पॉइंट्स, S और T मिड पॉइंट्स हैं भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ दी साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बहुत ही सिंपल है भाई, आपको मैंने ये बताई है, अगर सारी मीडियन को खींच देंगे तो सबके एरिया बराबर हैं। अगर हम सेंट्रोइड से ऐसे मर्सिडीज वाला साइन बना देंगे तो इन सब के एरिया इक्वल हैं। यहाँ पर भी 2 पोर्शन शामिल हो गए, यहाँ पर भी 2 पोर्शन, इन दोनों पोर्शन को मिलाकर ये बना है, इन दोनों पोर्शन को मिलाकर ये बना है, तो उसने यही किया है। ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है, ये सेंट्रोइड है, तो देखो सेंट्रोइड से मिला रखा है, तो इस चीज़ का एरिया कितना होता है, 1/3 होता है। इस चीज़ का एरिया कितना है जो भी उसने पूछा है, 1/3 होता है। तो 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ पूरी ट्रायंगल है इक्विलेटरल, उसका एरिया होगा √3/4A²। यही चीज़ जब हम हेक्सागन के एरिया को डिवाइड करेंगे ना, तो ये सारी चीज़ें काम में आएंगी उस वक्त। तो ये देखो 4 × 12 12 12√3, आंसर इस ऑप्शन बी। हेक्सागन के एरिया को भी इस तरीके से डिवाइड करके बताऊंगा कि आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल C = 90। ठीक है, ये 2 मीडियन है, और फिर ट्रायंगल ABC मीटिंग एट F। ठीक है, देखते हैं भाई। एंगल C 90 है, AE एंड BD आर 2 मीडियंस, AE एंड BD आर 2 मीडियंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABF मीटिंग एट F है ये, ABF एंड क्वाड्रिलेटरल FDCE इट इज़ 1:1। खत्म। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ये डंडी खींचता हूँ तो तीनों मीडियन खींच दी, इसका एरिया 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो उसने ABF जो पूछा है उसका एरिया है 2 यूनिट, और FDCE का एरिया है 2 यूनिट, तो दोनों का एरिया बराबर है 1:1, ऑप्शन है। क्लियर? नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पर हर लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ बिकॉज मुझे आपको कंप्लीटनेस देनी है। ठीक है, तो उसके लिए भले ही मुझे रोज़ 60 क्वेश्चन कराने पड़े, ज्योमेट्री जैसे टॉपिक के भी 60 क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाते हैं और एफिशिएंट वे में कराने पड़े। ठीक है, और बहुत सारी जगह से मैं क्वेश्चन छांट रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ है कि रिजल्ट क्या आएगा उस दिन, मैं उसके लिए मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अपना काम ही यही है, आप अपना काम करो भाई ढंग से। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स BC एंड AC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC इसने एरिया पूछा क्या, देन द एरिया ऑफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है HW। समझ गया मैं एक ऐसा क्वेश्चन, HW में करेंगे भाई। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज 90, ये भी HW, एंगल A 90 है और B LCM, या फिर मैं करा ही देता हूँ, छोड़ो HW, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट है, उस रिजल्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एंगल A 90 है, ठीक है,
तो आपको एक रिजल्ट करवाया है क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने क्या बताया था, मान लो यहाँ पर उसने क्या बताया, सी एम और बी एल, जैसे मैंने कराया था उसी तरीके से करता हूँ। सी एम और बी एल, ये जो वाइट कलर की लाइनें हैं, जैसे कि बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, मैंने क्या बताया था, ये जो बीच वाले हाइपोटेन्यूज हैं और इनका स्क्वायर का सम बराबर होगा, एक तो ये बड़ा हाइपोटेन्यूज है और एक ये छोटा हाइपोटेन्यूज है। एक टीम के अंदर एक सबसे तगड़ा एक सबसे कमज़ोर, तो बैलेंस बन जाएगा। तो सी एम स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस एल एम स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था, ये तो हमेशा ट्रू होगा चाहे ये मीडियंस हो या ना हो। अगर उसने इनको मीडियन लिया है तो एक नई चीज़ हमारे सामने आती है क्या, कि एल एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। एल एम जो है वो बी सी का हाफ है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको बी सी के टर्म में लिख सकते हो, इट इज़ बी सी स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 5/4 बी सी स्क्वायर। या फिर आप इसको एल एम के टर्म में लिख सकते हो 4LM स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5LM स्क्वायर। तो ये तीन चीज़ें ट्रू हो जाती हैं, ये पहले वाला रिजल्ट, ये दूसरे वाला रिजल्ट। आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं आपको करवा चुका हूँ, कई स्टूडेंट को ये लग रहा होगा ये बता तो चुके हैं, फिर से बता रहे हो। रिवीजन किसको बोलते हैं, जब हम दोबारा कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो जानबूझ के करवा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, गजनी वाली प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की भूल गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता होता है, मैं जानबूझ के दोबारा करवाता रहता हूँ आप लोग। तो ये तीनों ट्रू हैं, और इसी चीज़ को मैंने एक और तरीके से करवाया था, कैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने कैसे बताया था, ऐसे एक रिजल्ट को, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कभी कभी क्या होएगा, अगर आप मीडियंस खींचोगे, सॉरी फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, जब ट्रायंगल की मीडियन दी गई हैं, कई बार एक ट्रायंगल की दो मीडियन दी गई हैं, कभी कभी क्या होएगा, उस ट्रायंगल की साइड्स परपेंडिकुलर होंगी, कभी कभी मीडियंस परपेंडिकुलर होंगी। तो यहाँ पर भी इसके एक रिजल्ट को मैंने, जो तीसरा रिजल्ट है वो यहाँ पर मैंने करवाया था, यहाँ पर भी एक और रिजल्ट करवाया था, इनको आप रिवाइज करोगे, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, क्लियर है भाई। तो देखें यहाँ पर फिर कौन से वाला ट्रू है, या मैंने गलत बना दिया क्या, अच्छा 5BC स्क्वायर, यहाँ पर मैं BC नहीं लिख रहा था, BC, हाँ BC लिख रहा था ना, हाँ ठीक है, ये मैंने LM, अच्छा हाँ ठीक है 5BC स्क्वायर। तो 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या करवाया था, देखो कि हमेशा क्या होएगा, 5BC इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर होएगा, इज इक्वल टू राइट एंगल अगर साइड्स के बीच में है तो मीडियंस का स्क्वायर लेंगे, और मीडियंस होती हैं छोटी, उनका स्क्वायर लेंगे तो क्या होएगा, 4 देना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर है, 5BC स्क्वायर इज 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। और इस क्वेश्चन को और हम किस तरीके से कर सकते थे, आप ऐसे कर सकते थे कि कोई भी रैंडम ट्रायंगल ले लो 3, 4, 5 की, वैसे हम 3, 4, 5 की नहीं लेंगे, क्यों सर, 3, 4, 5 का दूसरा लेंगे मल्टीपल, ताकि मीडियन बनाने में दिक्कत ना हो, फ्रैक्शन में ना आए छोटे छोटे टुकड़े, और हम इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एनफ हथियार आपके पास दे रखे हैं मैंने चीज़ों को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब ये क्वेश्चन करने के लायक होने चाहिए आप। इन ए ट्रायंगल ABC BD एंड C आर टू मीडियंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ठीक है भाई, एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है मीडियन अब की बार। BD एंड CE, तो इस केस में मैंने क्या बताया था कि हमेशा 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसका 5BC स्क्वायर होएगा, वो तो हमेशा, दैट इज इक्वल टू, अगर मीडियंस परपेंडिकुलर हैं तो साइड्स लो, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और इन साइड्स को किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इंटू 4 की मदद की जरूरत नहीं है, साइड्स अपने आप में कैपेबल होती हैं, ठीक है। मीडियंस छोटी हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है 4 की। अब यहाँ पर देखो उसने क्या बता रखा है, AB इज इक्वल टू 22, तो यहाँ पर रख देंगे, उसने BC पूछी है, तो 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AB 22 है, 484 प्लस AC क्या है भाई 361, तो ये क्या हो जाएगा 5, 8 और 6 14, 4 3 7 और 1 8, तो अगर मैं 5 से काट दूँ, 5 एकम 5, 5 के 5 में 45, देयरफॉर BC स्क्वायर इज इक्वल टू 13।
डायरेक्टली इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मत भूल जाना, जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ मत भूल जाना, ठीक है। पहले ही बहुत कम बर्डन देता हूँ आप लोगों के ऊपर। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट ए, तो अब की बार ये क्या है, राइट एंगल एट ए, तो ऐसे करके बता देता हूँ। देखो ये दो मीडियन उसने खींची हैं, बी एल टी एम। तो क्या है कि अब की बार मीडियंस तो हमने खींच दी हैं, लेकिन राइट एंगल कहाँ किन के बीच में है, राइट एंगल जो है वो साइड्स के बीच में है। तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लिखते हैं 5bc², और रटने की भी जरूरत नहीं है। तो 5 गुना किसके स्क्वायर को करते हैं, जो 90 के सामने है। 5bc², राइट एंगल किसके बीच में है, साइड्स के बीच में है, तो मीडियंस को लूंगा cm² + bl², और मीडियन बेचारी छोटी है, इनको JR की जरूरत पड़ती है, दैट्स इट। ये फॉर्मूला लगाओगे सर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे HW दे दूँ, इसके आगे लगाने के प्रोसेस में अगर आप फंसे तो आपकी जिम्मेवारी है, कैलकुलेशन मेरी देख लेना। नेक्स्ट, PQR is a triangle such that PQ is equal to PR. RS and QT, ये मीडियंस हैं। इफ द मीडियंस RS and QT इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये वाली साइड जो है इस वाली साइड के बराबर है, तो यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये बिकॉज ये दोनों साइड बराबर हैं। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप HW में करोगे, ठीक है। ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूँ सारे। करो, ना समझ में आए सॉल्यूशन देख लेना। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90। अच्छा RQ ये वही वाला है क्या सिस्टम, हाँ वही वाला सिस्टम है। फिर से HW उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, और ये सारे क्वेश्चन आए हुए करवा रहा हूँ, सारे आए हुए। तो आप देख रहे हो चीज़ें कैसे रिपीट हो रही है। तो जो चीज़ें आपको याद करवा रहा हूँ वो अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। नेक्स्ट, वही वाला है क्या ये, फाइंड द लेंथ ऑफ CP। चलो ये वाला कर लेते हैं, कई सारे HW हो गए। ट्रायंगल ABC सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल, तो ठीक है, ट्रायंगल ABC को सर्कमस्क्राइब कर रखा है सच दैट AC इज डायमीटर, कि AC जो है वो डायमीटर है, ठीक है जी। अगर AC डायमीटर है तो आपको पता है डायमीटर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके जी। AQ एंड CP आर मीडियंस, AQ जो है दैट इज मीडियन, CP जो है दैट इज मीडियन। तो वही सिस्टम हो गया, मीडियंस बनाई हुई हैं, और जो राइट एंगल है वो साइड्स के बीच में है। बस अब की बार उसने राइट एंगल जो है डायरेक्टली नहीं बता दिया, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर दिया और इसको डायमीटर दे दिया। तो सिचुएशन वही क्रिएट कर रहा है अलग अलग तरीके से। तो इसीलिए चीज़ों को रटा नहीं जा सकता, क्वेश्चंस को रट नहीं समझ सकते, उनकी बेसिक आत्मा पढ़ना होता है ना। वो चीज़ें डायरेक्टली ना बताए, क्या पता किस तरीके से बताए, लेकिन जब हमारे बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो जैसे ही हम देखेंगे हम समझ जाएंगे, अच्छा सिचुएशन वही क्रिएट करी है पर दूसरे तरीके से क्रिएट करवा दी। कोई नहीं, हमें क्या है, हमें तो बेसिक आते हैं और वो भी छोटे। अब बेसिक का मतलब ये नहीं है कि लंबे मेथड आते हैं, नहीं, बेस नींव हमें आती हैं चीज़ें जहाँ से सारी चीज़ें निकली हैं, हम उसको क्लियरली समझ रहे हैं, बट छोटे मेथड ही बता रहा हूँ। तो कई बार बच्चों को लगता है बेसिक से करो तो एक्स से करो, अरे नहीं, वो पता नहीं किन लोगों ने उसका नाम बेसिक रख दिया, बेसिक मेथड से करो, शॉर्टकट अलग कर दी ना। यहाँ पर हम कंसेप्ट से डील कर रहे हैं, हमें कंसेप्ट का बेस पता है, कुछ ले आओ सबसे तेज ही निकाल लेंगे, ठीक है। आ जाओ तो फिर से वही मामला होएगा। अब की बार मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूं, 5AC², इसने पूछा क्या है, CP पूछा है ना, CP, तो 5AC² ये बताया होगा कहीं ना कहीं पर, का बताया होगा PQ इज इक्वल टू 5। अच्छा ये देखो PQ उसने बता रखा है 5, अगर PQ 5 है तो ये मिड पॉइंट्स है, तो AC क्या होएगा, AC 10 होएगा, ठीक है। तो 5AC² इज इक्वल टू, राइट एंगल साइड्स के बीच में है तो मीडियंस के स्क्वायर का सम आएगा, तो 4 गुणा कर ही लेता हूँ, तो CP² उसने पूछा है प्लस ये AQ², AQ उसने बताया है, तो 4 13 52 हो जाएगा, ठीक है। चलो जी काट ही लेते हैं।
4 से जाएगा 25 पर, 25 5 125, 52 इधर आएगा तो 5 में से 2 गए 3, 73 आएगा क्या? हद है इसकी, इतने गंदे गंदे टर्म कौन देता है भाई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं भाई। अब अपने सामने है नेक्स्ट सीवीएन। मैंने क्या बताया था, ट्रायंगल में वर्टेक्स से कोई भी लाइन खींचो उसको सीवीएन बोलते हैं। कुछ स्पेशल सीवीएन्स होती हैं। तो अगली सीवीएन क्या आ गई, पहली मीडियन थी, अगली एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी क्या है भाई, क्या खास बात है इस सीवीएन में जो इसको इतना इंपॉर्टेंट बना रखा है? तो इसकी ये खास बात है कि ये जो सीवीएन है ये सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये है कि परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड, सामने वाली भुजा के लंबवत होती है, इसलिए इसका नाम लंब है, ठीक है। उसकी क्या प्रॉपर्टी थी मीडियन की, कि उसको बाइसेक्ट करती है। इसकी प्रॉपर्टी है कि 90 डिग्री पर होती है। तो ऐसे ही अगर आप 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो उनका इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसका क्या नाम होगा? अगर तीनों मीडियन हम ड्रॉ करेंगे तो एक ही पॉइंट से पास होंगी सारी, ए डी बी ई एंड सी एफ। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आपने ये वर्ड सुना होगा ऑर्थोडोंटिस्ट, वो कैब में। ऑर्थो मतलब कि जो परपेंडिकुलर कर दे, डोंटिस्ट मतलब जो दांतों को सीधा। कई लोगों के दांत ऐसे टेढ़े तिरछे होते हैं ना, वो तार लगा के घूमते हैं, तो वो तार जो लगाता है ना वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। वो उनके दांतों को सीधे कर देता है, परपेंडिकुलर। दांत ऐसे तो नहीं होने चाहिए ना, बाहर अंदर ऐसे ना, टेढ़े टेढ़े, वो उनको परपेंडिकुलर कर देता है। तो डेंटिस्ट तो आपने पता है दांतों वाला, तो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है जो तार लगाता है। आपकी वो कैब भी तैयार होगी। तो ऑर्थो वर्ड रिलेटेड होता है किससे? इससे, ऑर्थोगोनल चीज़ें, यानी कि परपेंडिकुलर चीज़ें, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ऐसे ही जब परपेंडिकुलर वाली साइडें जब इंटरसेक्ट कर रही हैं, परपेंडिकुलर वाली यानी कि एल्टीट्यूड, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। ये क्या है? ऑर्थोसेंटर। और हिंदी में इसको क्या बोल देंगे? बहुत ही सिंपल है भाई, ये लंब है तो लंब के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक एंगल प्रॉपर्टी है, बहुत ही सिंपल एंगल प्रॉपर्टी है, 2 मिनट में प्रूव कर दूंगा। देखो, अब आप देखिएगा, इस ऑर्थो सेंटर को मैंने ओ नाम दे दिया। क्वाड्रिलेटरल ए एफ ओ ई में क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होगा सर? 180। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा सर? थीटा डैश 180 माइनस थीटा, ठीक है। बिकॉज 360 में से 180 तो यहाँ पर कवर हो गया, 90 है, तो इन दोनों का सम भी 180। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर ये और दो सेंटर है तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम 180 होता है, ठीक है। क्लियर है? ये इनकी एंगल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं लिख भी दूँ, एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके जी। लोकेशन इन डिफरेंट ट्रैंगल्स, अलग अलग ट्रैंगल्स के अंदर जो सेंट्रोइड था वो तो बीच में ही था। अभी एल्टीट्यूड वाला सेंटर कहाँ पर होगा, तो बना के देख लेते हैं। देखो, ये एक एक्यूट एंगल ट्रैंगल है, सारे एंगल मैंने 90 से छोटे ले लिए हैं। तो अभी देख लेते हैं, मैंने बनाया 90 डिग्री, मोटा मोटा बनाकर देख लो, उसी से अंदाजा आ जाएगा। 2 जहाँ पर पास हो रहे हैं ऑफकोर्स तीसरे को वहीं से होना पड़ेगा, ठीक है, अंदर होता है जी। तो एक्यूट एंगल ट्रैंगल में, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में, ये अंदर ही होता है ट्रैंगल के, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रैंगल में कहाँ पर होगा? अभी देख लेवत हैं अभी। देखो, अगर मैं बी से परपेंडिकुलर खींचूं तो ये खींच दिया। अगर मैं ए से खींचूं, ए से तो सामने वाली साइड पर खींचना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे खींच देते हैं, मूर्खो, जब ये 90 डिग्री का है तो ये मतलब 90 डिग्री के 2 एंगल थोड़ी होंगे ऐसे एक ही लाइन से। तो इसका मतलब ये यहीं पर खींचनी पड़ेगी। अच्छा, अगर सी से खींचूंगा तो ऐसे बीच में नहीं आएगी, यहीं पर खींचनी पड़ेगी। तो तीनों जो व्हाइट व्हाइट कलर की लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है? यहाँ से। तो राइट एंगल ट्रैंगल समकोण त्रिभुज में कहाँ पर ये होता है? ऑन दी राइट एंगुलर वर्टेक्स, जो समकोण है उसके शीर्ष पर, शीर्ष वर्टेक्स पर, ठीक है। अगर ट्रैंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रैंगल हुई तो ऐसे बना लो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रैंगल,
ठीक है। वो कई बार क्वेश्चन पूछता है, मान लो आपको ना भी याद रहे, वैसे भाई ये बार बार ये चीज़ें आती है तो याद रह ही जाती हैं, मान लो ना भी याद रहे तो दिक्कत क्या है, व्हाट इज द दिक्कत। बी से मैंने खींचा, बन गया। अब ए से खींचूंगा तो अंदर तो जाएगा नहीं, ये तो 90 से बड़ा है, तो ऐसे डायरेक्टली ऐसे खींचते हैं परपेंडिकुलर, पता है ना, ठीक है। अगर सी से खींचूंगा तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ऐसे खींचते हैं, पता है ना, हाँ जी। तो बताओ ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, देखो यह एक ही जगह से पास होना पड़ेगा इनको, ठीक है। तो अब की बार ट्रायंगल से बाहर है, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज में आउटसाइड द ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल के अंदर था, इसमें ऑन दी ट्रायंगल था, आप ऑन दी ट्रायंगल भी बोल सकते हो, ट्रायंगल में एग्जैक्टली कहां पर वो भी हमने बता दिया, इसमें ट्रायंगल से बाहर है, ठीक, क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, यहां पर कैसे लिखें, यहां पर लिख दे, देखो ये जो ऑर्थो सेंटर है ये एल्टीट्यूड को दो टुकड़ों में तोड़ता है, एक इससे ऊपर वाला, एक इससे नीचे वाला, एक ऑर्थो सेंटर से ऐसे इस साइड वाला, एक इस साइड वाला। तो इन दो टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है हर एक एल्टीट्यूड में सेम होता है। क्या कहना चाह रहे हो सर, देखो ए ओ, ये जो एल्टीट्यूड है ये ए डी, इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया है, ए ओ और ओ डी। तो ए ओ और ओ डी इज इक्वल टू, मतलब इस एल्टीट्यूड के जो दो टुकड़े हैं उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो दूसरी एल्टीट्यूड के दो टुकड़े हैं, यानी कि बी ओ टू ओ ई। सर ये प्रूव कैसे होएगा, सिमिलरिटी से प्रूव हो जाएगा। अगर प्रूव करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हो, कैसे, दोनों में 90-90 डिग्री है और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो सिमिलर प्रूव हो गई, दो एंगल इक्वल है तो फिर सिमिलरिटी लगाओगे ना साइड्स का रेशियो, तो ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है, वो खुद कर लेना। अब नेक्स्ट, इस वाली एल्टीट्यूड के दो टुकड़े हैं सी ओ और ओ एफ। तो जो एल्टीट्यूड के दो टुकड़े होते हैं ना, उन दो टुकड़ों का जो प्रोडक्ट है हर जगह सेम होता है, ठीक है भाई। तो क्या ये यूज होएगा, इसीलिए करवाया है, फालतू की चीजें बहुत है दुनिया में, नहीं करवाता है, ठीक है, डायरेक्टली यूज होएगा ये। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, द सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ट्रायंगल की तीनों एल्टीट्यूड्स का सब जो है दैट इज लेस देन द सम ऑफ द साइड्स। इसको रटना नहीं है, अभी बता देता हूं कैसे, ये आना चाहिए। मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक, तो मैंने इसके अंदर एक एल्टीट्यूड खींच दी, 3 एल्टीट्यूड खींच दी, वैसे एक क्यों, ठीक है। अब अपने पास 3 साइड्स हैं, मैं ये लिख कर नहीं बताऊंगा तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब आप देखिएगा ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में देख रहे हैं, हाँ जी सर। तो ये जो ब्लू वाली साइड है ये ए बी, ये जो ए बी है ये ए डी से बड़ी होएगी, क्यों सर, बिकॉज ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, इस वाली एल्टीट्यूड से ये वाली साइड बड़ी है। अब बोलोगे जी हाँ सर, ठीक है। अब दूसरा रंग लेते हैं, देखो अब आप आ जाओ अब नीचे वाली साइड को देखते हैं, ये वाली साइड देख ली कि इस वाली एल्टीट्यूड से बड़ा है, अब नीचे वाली साइड देखते हैं, ट्रायंगल बी सी ई में आ जाओ, बी सी ई। तो ट्रायंगल बी सी ई के अंदर 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली साइड इस वाली एल्टीट्यूड से बड़ी होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर। अब अगली ट्रायंगल में आ जाओ भाई, संतरी रंग लेके, इस वाली साइड को देख लो। तो ये वाली साइड कौन सी ट्रायंगल में है, ए सी डी। तो ए सी डी के अंदर ये वाली जो साइड है ए सी, वो इस एल्टीट्यूड से बड़ी है, हाँ जी सर, इस एल्टीट्यूड से बड़ी है क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज है। तो तीनों साइड्स तीनों एल्टीट्यूड से बड़ी है, सम करोगे तो सम ऑफ साइड्स बड़ा ही होएगा। तो सम ऑफ साइड्स सारी मीडियन से भी बड़ा होता है और सारी एल्टीट्यूड से भी बड़ा होता है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, CGL 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड, पी एक्स क्यू वाई एंड आर जेड आर एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्टिंग एट ओ। तो पीओ की लेंथ उसने क्या बता दी, बैंक पीओ है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। पी एक्स जो है वो 8 है, तो 6 यहाँ पर कवर हो गया, 2 ये रह गया, ठीक है। क्यू ओ की लेंथ उसने कितनी बताई, क्यू ओ दिस इज इक्वल टू 4, और उसने आपसे पूछ ली क्यू वाई की लेंथ। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ये पता चल जाए तो क्यू वाई की लेंथ पता चल जाएगी, जी हाँ सर।
तो मैंने ये बताया था कि एल्टीट्यूड के जो दो टुकड़े होते हैं, हर एक एल्टीट्यूड के इन दो टुकड़ों का प्रोडक्ट बराबर होता है, यानी कि 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 इंटू क्वेश्चन मार्क। 6 दूनी 12, तो 4 3 12, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है 3, तो 4 और 3 7 आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है मेरे भाई? आर यू ओके गाइज? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। यार मतलब हेडेक बहुत हो रहा है, शायद पानी की कमी हो गई है यहाँ चंडीगढ़ में। मतलब सिर्फ टेम्परेचर की मार नहीं है सर्दी की, टेम्परेचर तो कम है ही, ऊपर से हवा चलती है यार। और मतलब नॉर्मली काफ़ी तेज़ तेज़ हवा चलती है यहाँ। शिमला पास होने का यही नुकसान है। देखो, इफ ए डी बी ई सी एफ आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इफ ए डी सॉरी ए बी सी की ए डी बी ई सी एफ, ये सारी एल्टीट्यूड्स हैं। हुज ऑर्थोसेंटर इज एच, इनका जो ऑर्थो सेंटर है, ये जो पॉइंट है, दिस इज एच। देन सी इज ऑर्थो सेंटर ऑफ, जो सी है वो कौन सी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है? ये सी। बताओ, दिमाग लगाओ, डायरेक्टली मैं बताऊंगा नहीं। सी किसी ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर है, या तो आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, या फिर आप ऐसे देखो, ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसकी एल्टीट्यूड्स यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर 90 डिग्री बनाने वाली कौन कौन सी साइड आ रही हैं? यहाँ पर 3 ही साइड आ रही हैं। कौन कौन सी? 1 2 3। ऑर्थो सेंटर जब भी होएगा तो वहाँ पर 3 एल्टीट्यूड आ रही होंगी, सिंपल है। तो यहाँ पर ये 3 साइड आ रही हैं, ये किसी न किसी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है तीनों। तो ये किस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है? ये वाली। ये तो पता है हमें, एच एफ। हालांकि ये इस डायरेक्शन में है, बट कई बार एक्सटेंड भी तो कर देते हैं बाहर की तरफ। तो ये ए एच बी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है, देख लो, ए एच बी की एच एफ, ठीक है। ये किस ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है? ये भी देखो, इसी ट्रायंगल की एल्टीट्यूड है। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ से इसकी साइड को एक्सटेंड करके खींची गई है। ट्रायंगल ए बी एच में अगर आप तीनों एल्टीट्यूड बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक तो ऐसे बनाओगे, अब यहाँ से अंदर तो बनेगा नहीं 90 का, बाहर ही बनेगा। साइड को एक्सटेंड करके बनाएंगे, साइड को एक्सटेंड करके ये बनाई गई है। ये वाली भी इसी ट्रायंगल की है, साइड को एक्सटेंड करके बनाई गई है। तो ट्रायंगल ए एच बी, तो इसको रटना नहीं है, ठीक है? रट के बैठे हैं, अभी मैंने रटा थोड़ी था, आपके सामने इजीली बताया ना। ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ से आ रही हैं? ये भी बता सकते हो ये तीनों एल्टीट्यूड कहाँ से आ रही हैं? इस ट्रायंगल से आ रही है, ए एच सी से। ये तीनों एल्टीट्यूड, जो ए है वो ऑर्थो सेंटर है बी एच सी का, इसके सामने वाली ट्रायंगल का है, ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर के टोटल 3 थ्योरम है। एक तो यहाँ पर करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद में और भी करवाऊंगा, सारे यूजफुल हैं। जब उनका वक्त आएगा मिसलेनियस थ्योरम में करवा दूँ, ठीक है भाई? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत ही सिंपल है भाई, प्रूव करके नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली याद करना है। क्या याद करना है? इसकी मैं भाषा बताता हूँ कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर, भाषा सुनो पहले, कोई भी एंगल बाइसेक्टर अपने सामने वाली भुजा को उस रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड्स की लंबाई होती है। जैसे अगर मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर मारता हूँ ऐसे, तो ये एंगल बाइसेक्टर है। नहीं, हम कर रहे थे एल्टीट्यूड, इसके बीच में हमने एंगल बाइसेक्टर कर लिया, एल्टीट्यूड खत्म हो गया क्या? अच्छा, दिमाग खराब हो गया है शायद मेरा। मैंने यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ लिया, फिर मैं आपको थ्योरम कराने लगा। सॉरी, बोल रहा हूँ ना, बहुत ही हेडेक हो रहा है। बट ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। मेरे ऊपर दया करने की भी जरूरत नहीं, और ऐसे ऐसे आपको भी होता होगा हेडेक, फिर भी पढ़ना पड़ता होगा कोई वगैरह। देखो, अब बस काम चलता रहना चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? लाइफ ऐसे चलती रहेगी, काम नहीं रुकना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो गई अपनी अगली सीवियन। नेक्स्ट सीवियन है भाई, और हम नहीं है, हमने 2 सीवियन कर ली है, मीडियन कर ली है, एल्टीट्यूड कर ली है। अगली सीवियन अपनी कौन सी है? एंगल बाइसेक्टर है। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जिस भी वर्टेक्स से जाती है उस एंगल को बाइसेक्ट करती है, उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इसके ऊपर क्रॉस मार के, 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, एंगल बाइसेक्टर है। क्लियर है? ये इस एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो
बाइसेक्ट्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बाइसेक्ट्स द एंगल एट द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स पर एंगल को बाइसेक्ट कर देती है, शीर्ष पर बने कोण को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम तीनों एंगल बाइसेक्टर बना दें तो वो तीनों के तीनों एक पॉइंट से पास होंगे। अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर बना दें, ठीक है, ए डी ई ई एंड सी एफ, मान लो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो ये तीनों के तीनों एक पॉइंट से पास होंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे अभी बताऊंगा, वो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। देखो, किसी भी एंगल का अगर आप एंगल बाइसेक्टर बनाते हो तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो है वो इन दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। क्यों सर? देखो, एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल बीच से जा रहा, प्रूव नहीं करूंगा, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो जाएगा, आप खुद कर लेना। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो बीच से ही जाएगा, ऐसे तो नहीं है ना कि थोड़ा सा ऊपर से चला जाए, थोड़ा सा नीचे से, बीच से। अगर बीच से जाएगा तो ये बराबर दूरी पर होगा, इसके ऊपर बना हर एक पॉइंट बराबर दूरी पर होगा। तो इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर बना हर एक पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है। ओके, इन दोनों साइडों से। इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हर एक पॉइंट इन दोनों साइडों से बराबर दूरी पर है। ओके, इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हर एक पॉइंट इन दोनों साइडों से बराबर दूरी पर है। और ये जो पॉइंट है ये बीच में, ये तो तीनों एंगल बाइसेक्टर पर है ना। हाँ, तो ये तो सारी भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। अगर ये सारी भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा तो मैं ऐसे प्रकार को यहाँ पर रखकर, पेंसिल को यहाँ पर रखकर अगर कोई बनाऊंगा सर्कल, तो वो तीनों भुजाओं को टच करते हुए आएगा, क्योंकि तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। तो जो एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ से आपको याद होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, फिर मार खाते हैं बच्चे। ठीक है, वहाँ एग्जामिनर की, घर पर पेरेंट्स के तानों की है। देखो, तो एंगल बाइसेक्टर बिल्कुल बीच से जा रहा है, तो इसके ऊपर हर एक पॉइंट इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो ये तीनों एंगल बाइसेक्टर पर है, तो ये पॉइंट तीनों साइड से बराबर दूरी पर है। तो कल को क्वेश्चन में ये बता दिया जाए कि एक पॉइंट है जो तीनों साइड से बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका नाम क्या है सर? ट्रायंगल के अंदर बने सर्कल का सेंटर है ये। तो अच्छा, ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड जो सर्कल है उसका सेंटर है, तो ये तो इन सेंटर है, ये तो अंतः केंद्र है। ट्रायंगल के अंतः में बनी त्रिभुज का केंद्र है ये अंतः केंद्र। ठीक, क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? मैं इस स्पीड से करवा रहा हूँ, आप भले ही वीडियो को 2 स्पीड पर देख लो। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस से आपका काम चल जाएगा, कभी भी मैथ ना सीखना पड़ेगा। और मैं सिखा भी इस वे से रहा हूँ कि टियर 2 के बच्चों के लिए है, और प्रैक्टिस भी उसी तरीके से करवा रहा हूँ। क्लियर है भाई? ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, लोकेशन इन डिफरेंट ट्रायंगल्स। अब इसकी लोकेशन क्या हो सकती है बताओ? मैंने आपको सेंट्रोइड बताया था। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड ग्रेविटी सेंटर, सेंटर ऑफ मास। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रायंगल के बाहर पॉइंट रख दे और वो बैलेंस हो जाए, अंदर ही रखना पड़ेगा, तो हमेशा इनसाइड होएगा। ये ऐसे सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल के अंदर है। अब सर्कल ट्रायंगल के अंदर है तो सेंटर भी अंदर ही होएगा, इट इज ऑलवेज इनसाइड। रटने की जरूरत थोड़ी है, ऑलवेज इनसाइड भाई। ये पॉइंट खत्म हो गए, तो समझ में आ गई बात। अब इसकी और भी प्रॉपर्टी है, जैसे मीडियन में रेशियो प्रॉपर्टी होती है, उसमें एंगल प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, इसमें भी और प्रॉपर्टी है, वो यहाँ पर करते हैं। अब आगे करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो, तो 3 एंगल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, मैं बताता हूँ एंगल बाइसेक्टर्स की। देखो ध्यान से, बहुत ही आम, जो बहुत ही बार बार वो यूज करता है। ट्रायंगल एबीसी के अंदर मैंने एंगल बाइसेक्टर बनाए, एंगल बी का और एंगल सी का। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे? ये इंटरसेक्ट करेंगे इन सेंटर के ऊपर। ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया आई। ठीक है, ओके, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। तो भाई ये जो एंगल है एंगल बी आई सी, इसको मैं प्रूव नहीं करूँगा, प्रूव इजीली किया जा सकता है। दिस इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पर मैंने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर लिए थे, अंदर वाले एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर लिए थे। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इन लाइनों को एक्सटेंड कर दिया और जो बाहर वाले एंगल हैं उनके एंगल बाइसेक्टर ले लिए। लेट दिस बी आई। ठीक है, ये भी एंगल बाइसेक्टर ही हैं। अब की बार यहाँ पर एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। ओके, तो मैंने दोनों अंदर वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर ले लिए, दोनों बाहर वालों के ले लिए।
अब की बार एक अंदर वाले का ले लूँगा, एक बाहर वाले का, ठीक है। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर। देखो दोनों अंदर वाले के ले लिए, दोनों बाहर वाले के ले लिए, एक अंदर एक बाहर वाले का ले लिया। यहाँ पर एंगल बी आई सी इक्वल टू 90 प्लस हो चुका, 90 माइनस हो चुका, अब और क्या ही होएगा, खाली हाफ ऑफ एंगल है भाई। अब इनको याद करने की टेक्निक बता दूं, मैं प्रूव नहीं करूंगा, प्रूव करना इज़ वेरी इजी। इनमें एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज होएगा इनमें प्रूव करने में, ठीक है। देखो अगर अपने पास कोई एंगल है, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसके ऊपर मैं एक बंदे को खड़ा कर दूं, वो इसको दबाने लग जाए, आप इस एंगल का मुंह खोल दो ऐसे नीचे, तो एंगल तो बड़ा ही हो जाएगा। तो अगर इससे नीचे एंगल बना है तो ये 90 प्लस वाला है, ये 90 से बड़ा है, ये छोटा थोड़ी हो सकता है भाई। इसके ऊपर इसका मुंह खोल दिया बेचारे कैसे कूद कूद के, तो ये ज़्यादा ही हो जाएगा। एंगल बी आई सी इज 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है। अगर ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला है, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, 90 माइनस हाफ ऑफ है, तो ये प्लस वाला, अंदर वाले में प्लस वाला, बाहर वाले में माइनस वाला, बाहर और अंदर वाला होगा तो जस्ट हाफ, प्लस माइनस दोनों खत्म हो चुके हैं, जस्ट हाफ ऑफ एंगल है, तो इनको वो डायरेक्ट यूज करता है, ठीक है, रटे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो एंगल बाइसेक्टर की थ्योरम की भाषा मैं आपको बता देता हूं एक बार। मान लो ए डी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बी डी और डी सी का जो रेशियो है m/n, वही रेशियो है ए बी और ए सी का। तो कोई भी एंगल बाइसेक्टर, अब इसकी भाषा सुनो, भाषा, कोई भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड की लेंथ्स का रेशियो है, जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड्स है, ये इन दोनों साइड के बीच से जा रहा है, तो जिस रेशियो में ये दो साइड्स हैं उसी रेशियो में सामने वाली को बांट देगा। सिंपल है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर कोई भी लाइन सामने वाली लाइन को उसी रेशियो में बांट रही हो जिस रेशियो में ये है, इसका मतलब वो एंगल बाइसेक्टर है, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। समझ में आ गई भाई, बी डी और डी सी का वही रेशियो होगा जो इन साइड्स का रेशियो है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दो और है, वो बाद में कराऊंगा। इन सेंटर रेशियो प्रॉपर्टी, जैसे सेंट्रोइड की रेशियो प्रॉपर्टी है 2:1, सेंट्रोइड जो है 2:1 में बांटता है मीडियन को, ऐसे ही इसमें एक रेशियो प्रॉपर्टी है। और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इस साइड की लंबाई मैंने मान ली है बी के सामने बी, सी के सामने स्मॉल सी, ए के सामने स्मॉल ए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सारे एंगल बाइसेक्टर्स बना दिए हैं। तो ये जो पॉइंट होएगा ये क्या होएगा, ये इन सेंटर होएगा, ठीक है, अंतः के अंदर होएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला ये है, रटवा दूंगा, टेंशन मत लो, ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए। प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज होता है, ये प्रूव हो जाती है, ठीक है, बट जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रटने की जरूरत है। देखो ए आई इसके ऊपर वाला हिस्सा है, आई डी नीचे वाला हिस्सा है, यही है। सेंट्रोइड में ये 2:1 होता था, यहाँ पे भी 2:1 टाइप की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी, कैसे बताता हूँ। सेंट्रोइड में वर्टेक्स वाला 2 होता था, नीचे वाला 1। अब मैं जस्ट इसको रटने के लिए यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। 2:1 मत मानना, ये 2:1 में नहीं होता, जस्ट रटने के लिए यूज कर रहा हूँ। जहां पर 2 है वहां पर दो साइड उठा लो, बी प्लस सी, ए आई को 2 रिप्रेजेंट करता था उसमें, यहाँ पर दो साइड उठा लो। जहां पर 1 है वहां पर ये नीचे बची हुई साइड उठा लो, ए। एक तो ये हो गया रटने का तरीका। दूसरा रटने का तरीका मेरे भाई, देखो आई डी वाला जो पोर्शन है वो नीचे है, तो नीचे वाली साइड उठा लो, और ए आई वाला पोर्शन ऊपर है तो ऊपर वाली दो साइड उठा लो, ऊपर दो साइड है बी प्लस सी, ठीक है। इस साइड की लंबाई प्लस इस साइड की लंबाई बटे में इस साइड की लंबाई, ए आई इज टू आई डी का रेशियो, ठीक है। कंप्लीटली रिलेवेंट, कंप्लीटली इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, और अब आपको याद भी रहेगा। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर के बीच में एक फॉर्मूला होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, अभी बता देता हूँ। जो ए डी जो है, ए डी ये एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी की, ठीक है। और ये जो ए ई जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, ए ई एंगल बाइसेक्टर है। एल्टीट्यूड
और एंगल बाइसेक्टर के बीच में ये जो एंगल होता है, ये इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ होता है, इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ होता है। एंगल DAE इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल B एंड C। ये मैंने मोड लगाया है क्योंकि एंगल नेगेटिव में नहीं होएगा। मान लो एंगल B छोटा हो कभी, तो ये मत कर देना 20 माइनस 40 माइनस 20 बटे 10 माइनस 10 ना, सिर्फ डिफरेंस, मैंने इसलिए मोड लगा दिया। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। इसको वैसे तो रटना ही पड़ेगा, प्रूव कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रटना ही पड़ेगा। ये जो बीच वाला एंगल है, इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है। अगर मैं बता दूं ये एंगल 30 डिग्री का है, तो डिफरेंस का हाफ है, यानी कि डिफरेंस 60 था, तो इन दोनों का डिफरेंस इसका मतलब 60 है। और एक और बात बताऊं, मान लो ये वाला कोण बड़ा है, मान लो ये वाला कोण बड़ा है, ये वाला कोण छोटा है, तो एल्टीट्यूड तो इसके पास बनेगी ना, तो एंगल बाइसेक्टर इधर बनेगा। अगर ये वाला कोण बड़ा है, जस्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूं, ज्यादा इसकी लोड मत लेना। अगर ये वाला कोण बड़ा है, ये वाला कोण ऐसे छोटा है, तो एल्टीट्यूड तो इसके पास बनेगी ना, एंगल बाइसेक्टर इधर बनेगा। ठीक है, जस्ट इन केस। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। द पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो ये एक्चुअल में CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि द पॉइंट O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 साइड्स। इसका मतलब क्या है, तीनों साइड से इक्विडिस्टेंस कौन सा पॉइंट होगा। अगर तीनों साइड से इक्विडिस्टेंट कोई पॉइंट है, इसका मतलब उस पॉइंट को सेंटर लेते हुए ऐसा सर्कल खींचा जा सकता है जो तीनों साइड्स को टच करेगा, क्योंकि वह तीनों से इक्विडिस्टेंट है। तो ये एक ऐसे सर्कल का सेंटर है जो ट्रायंगल के अंदर है, यानी कि तो इन सेंटर है। तो ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि इन सेंटर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, नहीं, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है, सर्कल बनाया जा सकता है। वो तो इन सेंटर निकला, बस खत्म, 1 सेकंड लगता है। बेसिक समझने बहुत जरूरी है, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। तो वो इन सेंटर बोल रहा है, वो बोल रहा है पॉइंट O इन सेंटर, उसने डायरेक्टली नहीं बताया, उसने अंडरस्टैंडिंग से बताया। ठीक है जी। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो कौन सी बिलो स्टेटमेंट करेक्ट है। एंगल OAC OCB, ठीक है, देखते हैं भाई। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इन एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है सभी को। हाँ जी सर। तो मान लो ये A है, ये भी A है, ये C है एंगल, तो ये भी C है, और ये B है, तो ये भी B है। तो ये बोल रहा है एंगल OAC यानी कि इस पूरे एंगल का आधा, एंगल OCB इस पूरे एंगल का आधा, और एंगल OBA इस पूरे एंगल का आधा। अगर तीनों एंगल को मैं पूरा जोड़ दूं तो 180 आएगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल को अगर मैं पूरा जोड़ दूं तो 180 आएगा। उसने आधा जोड़ दिया तो 180 का आधा 90 आएगा। बिल्कुल ठीक कर रहा है लौंडा। क्लियर। आगे एंगल BOC ट्वाइस ऑफ BAC। एंगल BOC जो है BAC का डबल है, ये किसने बोला भाई। ये वाला एंगल तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A है ना, तो ये कंप्लीटली गलत है। तीसरा पॉइंट, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन OA के ऊपर, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, अच्छा OA के किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, ऑन OA, अच्छा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन OA टू AB एंड AC, OA के ऊपर किसी भी पॉइंट से अगर हम AB और AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करें तो वो इक्वल होंगे। ये पूछा होगा, आर ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कैसे सर, मैंने आपको क्या बताया था, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट जो है इन दोनों से बराबर दूरी पर होता है। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर खींच के ही तो डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप उस दीवार से कितनी दूर हो, तो ऐसे टेढ़ा डिस्टेंस थोड़ी मेजर कर दोगे, फिर तो इनफाइनाइट डिस्टेंस आ जाएंगे। बिल्कुल परपेंडिकुलर मेजर करेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही मेजर करते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर की जो लंबाई है वो बराबर होगी। ये भी बिल्कुल बेसिक पॉइंट है। तो देखो बिल्कुल बेसिक पॉइंट के ऊपर CDS 2015 CDS 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो CDS में SSC में आएगा नहीं। इसने बोला 2017 में उसने किया गया, उसने CDS से क्वेश्चन उठा के डाल दिए और बोलते हैं एक आधे क्वेश्चन कैट से डाल दिए, उसी में हवा टाइट हो गई थी। अब मैं तो पहले से ही भाई CDS का, SSC से पहले मैं CDS का पेपर दे चुका था, क्लियर कर चुका था, कैट SSC से पहले क्लियर कर चुका था। तो मेरे लिए तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नए नहीं थे। मेरे को तो ये था
भाई एक वेल डिफाइंड सिलेबस है, सीडीएस वाला इस तरह के पूछ रहा है, वो इस तरह के पूछ रहा है, वो इस तरह के पूछ रहा है, एक ठीक ठाक सी नेचर होती है पेपर की। हाँ ठीक है, भाई नेचर अलग अलग है, पेपर की जो नेचर है वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। लोगों ने हवाई बना दिया, उन्होंने पहली बार कैट के क्वेश्चन, पहली बार सीडीएस के क्वेश्चन देखे कि ये है वो है, अब की बार ये आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ठीक है, फिर अब की बार हमें जो रिलेवेंट क्वेश्चन सीडीएस से लगता है वो हम उठा लेते हैं, खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर इज 1 and 3 ओनली। लगी करो। लेट O be the incenter of triangle ABC and D be the point on BC, ठीक है। हेलो, ठीक है। O be the incenter of triangle ABC। O इंसेंटर है, इंसेंटर का क्या मतलब है कि सारे एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सारे एंगल बाइसेक्टर गुजरते हैं। OD परपेंडिकुलर है, OD परपेंडिकुलर है, ठीक। मैं इस ट्रायंगल को थोड़ा सा टेढ़ा ले लेता हूँ आपको कुछ दिखाने के लिए। चलो, जानबूझ के मैंने टेढ़ी ली है, कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो O मान लो इन सेंटर है, ठीक है, सच दैट OD इज परपेंडिकुलर टू BC इफ एंगल BOD इज 65। अगर एंगल BOD जो है ये 65 है, ठीक है, देन एंगल COA, तो एंगल COA क्या होगा, तो O हेलो, रेस्ट लेना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, वीडियो के बाद। देखो एंगल COA देखते हैं भाई, ये मैंने ज़्यादा ही वो टेढ़ी बना दी, बट कोई नहीं, चलो ठीक है। तो मैं ये प्रूव करना चाह रहा था, आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, पहले वो दिखा दूँ फिर नॉर्मल बनाने वाला ट्रायंगल को। कई बार बच्चों को ये लगता है कि वो एंगल बाइसेक्टर को ऐसे खींचते हैं कि ये तो एंगल बाइसेक्टर ही 90 डिग्री पर उसने दिखा दिया। अगर आप ट्रायंगल को ऐसे बना लोगे, ओ को ऐसे ले लोगे कि ठीक है ओ इन सेंटर है, फिर वो यहाँ से मिलाएंगे, उनको लगेगा कि ये तो सीधी लाइन है, तो इस लाइन का सीधा होना ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसको बदल रहा हूँ क्योंकि ये फिर सुंदर बिल्कुल भी नहीं बन रहा, थोड़ी सी तो ब्यूटी हो डायग्राम के अंदर, ठीक है। समझ में आ गई, इनका सीधा होना ज़रूरी नहीं है। ओ इन सेंटर है, बस यहाँ से आने वाली जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर होएगी, यहाँ से यहाँ पर मिलने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होएगी, यहाँ से यहाँ पर मिलने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर होएगी। अब इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो हो सकता है ये इससे दूसरी लाइन बने एंगल बाइसेक्टर वाली, ठीक है। यहाँ पर बना के ही दिखा देता हूँ एक बार, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इन सेंटर है, तो हो सकता है एंगल बाइसेक्टर ऐसे सीधा चला जाए, उसने यहाँ से OD परपेंडिकुलर ऐसे बोला है, तो सीधी होनी ज़रूरी नहीं है। अब ये करते हैं, देखो, तो ये वाला एंगल 65 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होएगा जी 25। 90 में से घटाएंगे इसको, 100 में से नहीं घटाएंगे। कभी भी आप इसको 90 में से घटाओ तो आप ये क्या करो, जैसे आप एक काम करते हो कि 10 में से 3.2 घटाते हो, तो 10 में से 3 घटाने के बजाय 4 घटाओ, क्योंकि आगे पॉइंट है, कुछ एक्स्ट्रा है ये 3 से, तो 10 में से 4 गया, इससे एक बड़ा घटाओ 6.8, 0.2 है तो 0.8 लिख दिया। ऐसे ही 90 में से 65 घटा रहे हो बिकॉज ये 60 से बड़ा है, तो 9 में से 6 के बजाय 7 घटाओ, 9 में से 7 गए 2, 1 सेकंड लगेगा और ठीक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल 25 है तो ये वाला एंगल भी 25 होएगा, आप बोलोगे जी हाँ। अब आप देखो ये है तो इन सेंटर ही एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये तो आपको बता ही रखा है कि जो इन सेंटर है उस पर ये वाला एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए होएगा, तो ये एंगल है 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, इस एंगल का हाफ 25 है, 90 प्लस 25 115,
ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन सी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपको चीजें दिख जाए तो। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी आइए गर्मा गर्म कॉफी पी के रजाई में कुछ इस वीडियो के। एंगल ए इजिकल टू 52, ओ इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। अब की बार उसने ऑर्थो सेंटर बताया है। ऑर्थो सेंटर का क्या मतलब है? जहां पर एल्टीट्यूड्स बाइसेक्ट करती हैं, लंब के अंदर उसने बताया है। ठीक है, ओके। बी ओ एंड सी ओ मीट एट ए सी एंड ए बी। अच्छा, ओ ऑर्थो सेंटर है, बी ओ एंड सी ओ मीट ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी। कई बार वो सिंपल चीज़ों को इतनी कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं ना एग्जामिनर, ये नहीं बता सकता कि भैया बी ई और सी एफ एल्टीट्यूड है और ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, रिस्पेक्टिवली व्हेन प्रोड्यूस्ड। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी का बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर, ये मिलते हैं कहाँ पर? पी पर। ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है। ओके जी। देन द मेजर ऑफ एंगल बी पी सी। तो बहुत ही सिंपल है। देखो, आपको एक बात पता है, अब की बार मैं फॉर्मूले लिखूंगा नहीं, डायरेक्टली बोल रहा हूं, सुन लेना। अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो आपको पता है इस एंगल का और इस एंगल का सम। देखो, ऑर्थो सेंटर लंब के अंदर, अब ये चीज़ और रटने की टेक्निक बता दूं। ऑर्थो सेंटर कब आता है? जब 90 डिग्री वाली लाइन हो, यानी कि एल्टीट्यूड हो, यानी कि लंब हो, और एल्टीट्यूड यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ऑर्थो सेंटर में जो एंगल की प्रॉपर्टी है ना, उसमें सम 180 है। क्यों? 90 का डबल। रटने की टेक्निक। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि इसका और इसका सम 180 होता है, वो कौन सी वाली चीज में है? 90 डिग्री वाली चीज में, एल्टीट्यूड में है। 90 का डबल 180 होता है। ठीक है, तो और वैसे प्रूफ भी बहुत इजीली कर सकते हैं। इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम 180 होएगा। तो अच्छा, इसी में है, वो एल्टीट्यूड वाले में है। ठीक है, तो ये 52 है तो ये क्या होगा? 180 माइनस 52। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं 5 की घटाई 6 घटाऊंगा, 18 में से 6 घटाऊंगा, 180 में से 6। ठीक है, तो 128 हो जाएगा ये। क्लियर है? अब आ जाओ ट्रायंगल ओबीसी के अंदर। ट्रायंगल ओबीसी के अंदर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल क्या होता है? ये होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए। तो 90 प्लस हाफ ऑफ दिस, यानी कि 90 प्लस 64, 154। दैट इज ऑप्शन डी, 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन। ठीक, क्लियर है? ठीक ठाक दिख रहा है आपको? 128 ठीक से नहीं दिख रहा क्या? ये वाला, ये 128 है। नेक्स्ट, in triangle ABC, the perpendicular drawn from A, B and C meet the opposite side at D, E and F respectively. Okay, at point P. एंगल EPD इज 116। एंगल EPD कहाँ है? EPD, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 116 है। ठीक है, और ये क्या है? एल्टीट्यूड्स हैं सारी। एंड बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी, एंगल ए और बी के बाइसेक्टर, तो लाल रंग से रिप्रेजेंट कर दूं यहाँ पर ऐसे। ठीक, मीट एट पी, ये एंगल 116 है, इसको व्हाइट रंग से लिख देते हैं, 1, 1 और 6। ठीक है जी, मीट एट क्यू। देखो, देन द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी इज, ए क्यू बी इज। तो बहुत ही सिंपल है, जिस हिसाब से उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी हिसाब से यूज करते रहो। देखो, उसने स्टार्टिंग में क्या बताया? उसने स्टार्टिंग में बताया कि ये सारी एल्टीट्यूड्स हैं तो ये ऑर्थो सेंटर होएगा, और एल्टीट्यूड्स में ये फॉर्मूला है कि इसका और इसका सम 180 होएगा। सर इसी का सम क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि उसने ये निकालने के लिए बोल दिया, ये जो एंगल होता है ये एंगल बाइसेक्टर से बना है, तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ ये वाला एंगल है, तो ये मैं निकालूंगा ही। तो 180 में से अगर मैं ये घटाऊंगा, दैट विल बी 62, सॉरी 64। ठीक है, इसका और इसका सम 180 है। अब 90 प्लस हाफ ऑफ 64, तो 90 प्लस 32, 64 का हाफ, दैट विल बी 122। दैट इज ऑप्शन बी।
कई बच्चों को यह भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो तो ये नीचे वाले एंगल के साथ था ना 90, ये नीचे वाला भी इसी का वो था भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ही तो है ये दोनों, ऐसे ही तो ये प्रूव हुआ था। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी BE is perpendicular to AC, CD to AB, and BE and CD intersect each other at O. The bisector of angle OBC and OCB is 148. Then what is the measure of angle A? वैसे तो आप ये खुद कर सकते हो, बट मैं करवाऊंगा, लिखने से ज़्यादा इजी रहेगा ये बोल कर समझाना। OBC और OCB के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो P पर मीट कर रहे हैं और ये वाला एंगल है 148। अब आप सिर्फ ट्रायंगल OBC को देखो, यहाँ पर ये जो एंगल बाइसेक्टर है 90 प्लस हाफ ऑफ ये वाला एंगल होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ ये वाला एंगल। तो 90 में क्या जोड़ने पर ये आता है, 90 में 58 जोड़ने पर ये आता है, यानी कि इस एंगल का हाफ जोड़ने पर आता है, यानी कि इस एंगल का हाफ 58 है, तो ये वाला एंगल 58 का डबल 116 होएगा। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 होता है, 180 में से 116 घटाऊंगा, ये आ जाए 64। ठीक, समझ में आ रही है बातें, क्लियर है? ये भी CGL 2018 क्वेश्चन है टियर 2। नेक्स्ट, HW, ये मैं बता चुका हूं पहले डायरेक्टली। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ, इन सेंटर है, अंदर जो सर्कल है, HW भी छोड़ो इसको, अंदर जो सर्कल है उसका सेंटर है ट्रायंगल के अंदर, तो हमेशा अंदर ही होएगा ना। इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ एनी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो। HW में क्या ही बताता, समझते नहीं फिर जो लोग पहले ही नहीं समझे। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज ग्रेटर देन R, एंगल Q जो है वो R से बड़ा है। ठीक है भाई, बना लिया मैंने। PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ठीक है। PT इज परपेंडिकुलर टू QR, तो PT एल्टीट्यूड, आप समझ रहे होगे कौन से कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। और PS एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, और PT परपेंडिकुलर है, इसी कंसेप्ट के ऊपर आ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन। ये जो एंगल है TPS, ये इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है, तो उसने अब की बार एंगल TPS आपको बता दिया है SPT, यानी कि ये है 28। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 28 का डबल यानी कि 56 है, ये इनके डिफरेंस का हाफ होता है। ये वाला एंगल बड़ा है, ये वाला देता तो 56 घटा के ये आ जाता है, ये वाला देगा तो 56 जोड़ के ये आ जाएगा। एंगल R दिया है 23, इसमें 56 जोड़ दो तो 70 और 9 79, 79 ऑप्शन बी। क्लियर है जी? इन ट्रायंगल ABC विथ साइड 6, 7 एंड 8, इजी क्वेश्चन है बट मैं करवा ही देता हूँ, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। तो ट्रायंगल ABC के अंदर 6, 7, 8 ये 3 साइड हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल, अब लार्जेस्ट एंगल कौन सा है? लार्जेस्ट एंगल होता है लार्जेस्ट साइड के सामने, यानी कि 8 के सामने ये वाला एंगल। इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट साइड को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, तो लेंथ क्या है छोटे वाले सेगमेंट की? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या बताया था, किसी भी एंगल का एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में इन साइड्स की लंबाइयाँ हैं, यानी कि 6:7 में बांटेगा। तो छोटी वाली क्या होगी 6, तो 6 आउट ऑफ 13, 7 और 6 13, 6/13, पूरी लेंथ का 6/13 होगी, गुणा में 8, 48/13। फिर क्या ये आया हुआ क्वेश्चन है? हाँ आया हुआ है भाई, CGL Tier 1 में आया हुआ है। ये बताओ, इन ए ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, D एक यहाँ पर पॉइंट है, तो AB और AC का जो रेशियो है वही रेशियो है BD और DC का। इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली भुजा को इस रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये लंबाइयाँ हैं, या इसका उल्टा बोल सकते हैं, अगर कोई पॉइंट सामने वाली भुजा को इस रेशियो में बांट रहा है जिस रेशियो में इनकी लंबाइयाँ है, यानी कि उस पॉइंट पर खींची गई लाइन एंगल बाइसेक्टर बनेगी, वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर उतरता है। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 68, एंगल C इज इक्वल टू 52। ठीक है,
अब ये एंगल बाइसेक्टर है, तीसरा एंगल आ जाएगा जी, आ जाएगा। तो 180 में से घटा के उसका हाफ कर लोगे, फिर जो भी पूछेगा बता देगा। इससे बाद का पोर्शन तो अपना SW का है, फिर इतना आप कर ही लोगे, है ना। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 एंड D इज ए पॉइंट ऑन CB के ऊपर एक पॉइंट है D, सच दैट AD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। एंगल C बता देना 90, एंगल A का बाइसेक्टर है भैया AD, ठीक है जी। AC इज 5 और AC जो है वो 5 है, BC 12 है, ठीक है, तो ये 13 हो जाएगी। क्लियर है, 5 12 13 का ट्रिपलेट, ओके जी। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, तो AD की लंबाई क्या होएगी बताओ। AD की लंबाई आप कैसे निकाल सकते हो बताओ। AD हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालना या किसी भी CVN की लंबाई निकालना, ये सब एक थ्योरम है, स्टीवर्ट थ्योरम, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी नोट्स के अंदर दिया हुआ है, उसको याद करने की शॉर्टकट भी दी हुई, ठीक है, वहाँ से रट लेना अगर आपको ये लग रहा है। ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा थ्योरम है। अगर मैं आपको सिर्फ नाम याद करने के लिए बोल दूँ ना, थ्योरम नहीं, थ्योरम क्या, ना ना ना, सिर्फ थ्योरम का नाम कि कितने थ्योरम है, उसी में बस हो लेगी आपकी, है। तो इरेलेवेंट चीज़ों के पीछे नहीं भागना। तो नोट्स के अंदर दे दिया है, और अगर मेरे को लगा टाइम है तो लास्ट में करवा भी दूंगा, अदरवाइज रिलेवेंट नहीं है वो अभी तक। जैसे यहाँ पर आप वो थ्योरम भी लगा सकते हो, लेकिन क्या ही ज़रूरत है, देखो भाई ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ रटने की फालतू में। देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये सामने वाली साइड को भी 5:13 में बांटेगा। जी हाँ सर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी 5/18, 13 और 5 18, 5/18 आउट ऑफ 12, 12 का 5/18 हिस्सा ही। तो देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, ये हो जाएगी 10/3। तो अब लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। यहाँ पर है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो ये क्या आएगा, इनका अंडर रूट क्या आएगा, 13/9 का अंडर रूट, अंडर रूट 13/3, 5/3 अंडर रूट 13, क्या 13 ही आना चाहिए था ना यार, हमने कुछ गलत काट दी है का, देख लेता हूँ एक बार। ये 5 था, ये 12 था, ये 13 था, ठीक है, ये 5 है 13 है, तो 5 और 13, ये वाली साइड हो जाएगी 5/18, 12 की 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 दूनी 10/3, ठीक है। फिर मैंने 5 को काट दिया हर जगह से, है। तो अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी 5 से मैंने गुणा कर दिया, मैं 1 और 2 पर लगाऊंगा, तो मेरे को जोड़ना था। इसका स्क्वायर है 1, इसका स्क्वायर है 4/9, 9 एकम 9 और 4 13/9, अंडर रूट 13/9 यानी कि अंडर रूट 13/3, यहाँ पर अंडर रूट 13 क्यों नहीं है, AD की लंबाई, ठीक है यार, यहाँ पर अंडर रूट 13 ही होएगा। फिर अगर कुछ गलत होएगा तो मैं बाद में ठीक कर दूंगा। कंसेप्ट आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, इसकी स्टेटमेंट चेक करनी है ना, स्टेटमेंट मतलब ठीक है कि नहीं, आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90, एंगल A जो है वो 90 है, ठीक है भाई। AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का बाइसेक्टर है AD, ठीक है। अब जरूरत पड़ने पर 45 भी यूज कर सकते हैं और बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। AD एंगल बाइसेक्टर है, मीटिंग BC एट D, DE इज परपेंडिकुलर टू AC, तो DE जो है वो AC के परपेंडिकुलर है, ये देखो। तो ये दोनों पैरेलल हुई कि नहीं हुई, ये लाइन BA और लाइन DE दोनों सेम लाइन के परपेंडिकुलर हैं, सेम लाइन पर सेम एंगल बना रही है, फिर ऐसे बोलो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला और ये वाला, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो ठीक है, आगे इफ AB इज इक्वल टू 10, अगर AB की लंबाई 10 है, AC इज इक्वल टू 15, AC 15 है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ DE, तो DE की लंबाई क्या होगी, सोचो 2019 टीयर 2 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन। क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं हम, उसने AD को एंगल बाइसेक्टर बताया है, तो एंगल बाइसेक्टर आपने यूज किया है नहीं, तो उसने किसी काम से ही दिया होगा। जी हाँ, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में इंक्लूडिंग साइड्स हो, तो 2:3 रेशियो में बांटा होगा। तो अगर ये 2 है ये, तो ये 3 है। अब हमें एक बात पता है, क्या बात पता है, ये वाली लाइन जो है ये बेस के पैरेलल है,
हाँ जी सर, अगर बेस के पैरेलल लाइन खिंचती है तो सिमिलर ट्रायंगल्स बनती हैं। जी हाँ, ये छोटे वाली और बड़े वाली सिमिलर ट्रायंगल है। तो छोटी ट्रायंगल की साइड 3 है, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड है 3 और 2 5। तो छोटी ट्रायंगल की लेंथ ही तो पूछी है। छोटी ट्रायंगल, अगर बड़ी ट्रायंगल की साइड 5 है तो छोटी की 3 है। देखो बड़ी की 5 है ना, 3 + 2 5। तो ये छोटे वाली साइड है ट्रायंगल की, ये बड़े वाली साइड है। इनके बीच में भी तो रेशियो 3:5 होएगा। अगर 5 का डबल 10 यहाँ पर है तो 3 का 2 डबल 6 यहाँ पर क्यों नहीं होएगा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर कट बातें बोलनी है, समझ में ना आए तो जो मैं बोल रहा हूँ उस पर सोचना। नेक्स्ट, संतरी वाले रंग से करते हैं इससे। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 60, एंगल बी जो है वो 60 है। ओके जी, दिस इज 60। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी मीट एट डी, अगर ए से परपेंडिकुलर खींचे। ओके, द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी मीट ए डी एट ई, तो इसका जो बाइसेक्टर है वो ए डी को ई पर मिलता है। ठीक है, आगे वैसे खींचने की जरूरत थी नहीं। इफ ए ई इज इक्वल टू 6, ये कंफ्यूज ना करते आपको। ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इफ ए ई इज इक्वल टू 6, अगर ए ई जो है वो 6 है, देन ई डी की लंबाई बताओ। तो देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, सोचें जरा। ई डी की लंबाई कैसे बता सकते हैं? ये एल्टीट्यूड है, ठीक है जी, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 30 है, ये 30 है, क्या पता इनकी ज़रूरत पड़ जाए। इस ट्रायंगल के अंदर देखो ए बी डी के अंदर ये 90 है, ये पूरा 60 है, तो ये 30 होएगा। जी हाँ, ओके। और ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये साइड्स हैं, ठीक है। तो हमें तो इन साइड्स का रेशियो भी नहीं दिया। अगर इन साइड्स का रेशियो मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा उसी रेशियो में ये दोनों डिवाइडेड हैं, तो इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी पता चल जाएगी। तो इन साइड्स का रेशियो मिल सकता है किसी भी तरीके से, डेफिनेटली। ये ट्रायंगल कैसी है? 3 60 90 वाली है। 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 90 के सामने 2 यूनिट होगी लंबाई, तो 2:1 रेशियो है इनकी लंबाई का। यही रेशियो इनकी लंबाई का होगा, तो 2 का 3 गुना, 1 का 3 गुना, ये 3 है जी। आंसर इस ऑप्शन है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज मीडियन। मीडियन है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए डी बी का बाइसेक्टर एंड ए डी सी का बाइसेक्टर मीट ए बी एंड ए सी एट ई एंड एफ। ई पर एंगल बाइसेक्टर है, एफ पर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ ए इज टू बी ई, ए ई इज टू बी ई इज 3:4, ये अगर 3 है तो ये 4 है, ये सिर्फ रेशियो है, ठीक है भाई। ओके, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ई एफ इज टू बी सी, निकालो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ इस टुकड़े पर फोकस करो, ए बी डी पर। ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये सामने वाली लाइन को 4:3 रेशियो में बांट रहा है, तो यही रेशियो इंक्लूडिंग साइड्स की लंबाई का होगा। यानी कि ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है तो ये 3 है, रेशियो में सिर्फ बोल रहा हूँ, ठीक है सर। और ये मीडियन है, अगर ये 4 है तो यही 4 होएगा, ये 4 यूनिट है तो ये भी 4 यूनिट होएगा। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो भी 3:4 हो गया। अगर मैं ट्रायंगल ए सी डी में बात करूँ तो इसका रेशियो और इसका रेशियो भी 3:4 हो गया। जी हाँ सर। तो एंगल बाइसेक्टर तो सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये दोनों है, तो सामने वाली साइड का रेशियो भी 3:4 हो गया। ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू से मत मानना, ठीक है। ये जो पॉइंट एफ है ये इस ट्रायंगल को 3:4 रेशियो में बांट रहा है, ठीक है। पॉइंट ई इस ट्रायंगल की इस साइड को 3:4 रेशियो में बांट रहा है। तो ये तो आपको पता है ना कि कोई पॉइंट यहाँ पर भी सेम रेशियो में बांट रहा है, यहाँ पर भी सेम रेशियो में बांट रहा है, तो ये जो लाइन खींची जाएगी इसके पैरेलल होएगी बेस के। या फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि अगर बेस के पैरेलल लाइन खींचें तो सेम रेशियो में बांटेगी, बात सेम ही है। इसका उल्टा भी ट्रू है, तो यहाँ पर भी सेम रेशियो में बांट रहा है, यहाँ पर भी सेम रेशियो में बांट रहा है। इसका मतलब अगर ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये तो बेस के पैरेलल हो जाएगी। अगर बेस के पैरेलल लाइन हो गई तो सिमिलर ट्रायंगल्स वाला कंसेप्ट आ गया। सिमिलर ट्रायंगल्स एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, एक छोटे वाली और पूरे बड़े वाली, ठीक है। उसने पूछा है ई एफ और बी सी का रेशियो। अगर छोटी ट्रायंगल की लेंथ 3 है
तो बड़ी ट्रायंगल की लेंथ तो 7 है, छोटी ट्रायंगल की लेंथ अगर 3 यूनिट है तो बड़ी ट्रायंगल की लेंथ तो 7 है। अब कई बंदे ये ना कर दें इसको 3 इसको 8, ये सिर्फ रेशियो से खेल रहे थे, हम ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं थी। तो इसका और इसका रेशियो 3:7। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाएं। शैल वी प्रोसीड। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90। ए बी इज इक्वल टू 12, बी सी इज इक्वल टू 16, 3 का 4 गुना, 4 का 4 गुना, 5 का 4 गुना, 3 4 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट का चौथा मल्टीपल यूज कर लिया। बी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी, बी एम। तो कौन सा केस यहाँ पर क्रिएट हो गया? राइट एंगल से एल्टीट्यूड खींच दिया, राइट एंगल ट्रायंगल की सिमिलरिटी वाला, जो सारे सिमिलरिटी के रूल है सारे लगेंगे यहाँ पर। देखते हैं कौन सा यूज करेगा वो। जनरली वो यही वाले यूज करता है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम इंटू सी ए, बी एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए इंटू एम सी, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इंटू ए सी। ठीक है। इफ बी एन इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। अच्छा, एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर तो मैं कहीं पर भी बना लेता हूँ, ये है बी एन। देन फाइंड एम एन, तो एम एन की लंबाई बतानी है। तो मेरे बताने से पहले आप सोल्व तो कर ही रहे हो, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर। एम एन की लंबाई बतानी है, तो हो सकता है आप एम एन की ना निकाल पाओ डायरेक्टली, लेकिन बी एम ये वाला केस आपको अलग से याद है ना, कि राइट एंगल ट्रायंगल वाला ये वाला केस अलग से याद है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई इन सब को लेकर थ्योरम है। हाँ, तो उससे आप सी एम की भी निकाल सकते हो, आपका दिल करे तो ए एम की भी निकाल सकते हो। ठीक है सर। और एंगल बाइसेक्टर उसने दे दिया, तो एंगल बाइसेक्टर का लंबाई से कोई लेना देना है? सामने वाले साइड को किस रेशियो में बांटता है? जिस रेशियो में ये दोनों हो। एंगल बाइसेक्टर सी ए एन की भी निकाल पाओगे, सी एन की भी निकाल पाओगे, किस रेशियो में बांट रहा है। फिर एम एन की निकालनी कौन सी बड़ी बात है? या आप क्या करो, आप ये करो कि सी एन की लंबाई निकाल लो, उसमें से सी एम की घटा दो, आई पड़ी है एम एन की। या आप करो ए एम की वैल्यू निकाल लो और उसमें से ए एन की घटा दो। समझ में आ रही है ना बात? इज द बात कमिंग इन टू समझ? चलो जी अब करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एम एन निकालना है। तो अब ये नहीं है कि मैं तुक्के से चल रहा हूँ, मैं टारगेटेड चल रहा हूँ कि ए एम माइनस ए एन। फिगर को मैंने समझ लिया कैसे निकालना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बस ऐसे ही फिगर समझ ली, ऐसे ही कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, जैसे जैसे हम सोल्व करेंगे तो आगे आगे दिखेगा। जैसे धुंध में गाड़ी चलाते हो, तो जैसे जैसे गाड़ी चलती जाएगी विजिबिलिटी होती जाएगी। कुछ क्वेश्चन वाकई में ऐसे होते हैं, पहले से रास्ता क्लियर नहीं होता। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दिख जाता है कि हाँ ये ऐसी प्रॉब्लम है यार, इसको ऐसे करने से हो जाएगा। तो क्वेश्चन को पहचानना है, फालतू में टाइम वेस्ट भी नहीं करना है आपको। सर कैसे पहचानेंगे? वही प्रैक्टिस है। ये नहीं है कि मैं कोई एक बात बोल दूँ वही सक्सेस की चाबी है, उसे एक बात से एग्जाम क्लियर होएगा, नहीं। वही जो एग्जाम कैसे क्लियर होता है आपको पता है? पढ़ो, एनालाइज करो, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ अब उनको करने की बारी है। अब नॉलेज की वजह से मार नहीं खाओगे आप, आपको गाइडेंस मिल रही है, उसको करने की बारी है। उसको करोगे तो जॉब लगना कोई सपना भी नहीं है। आप लगे पड़े हो, मैं बोल रहा हूँ इसी साल लगे पड़े हो आप, और रो तो एक बार मज़ा आ जाएगा देख, उसके बाद की लाइफ चेंज है। उसके बाद कुछ और ग्रो करना है, कुछ और काम करना है, जो भी करना है करो। एक सीढ़ी तो मिल गई, इंडिपेंडेंट तो हो गए, खुद के डिसीजन ठीक ठाक ले पाओगे उसके बाद। ठीक है, करो, करने की देर है बस, आओ फिर। तो भाई ए एम की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ए एम की मैं वैल्यू निकालूंगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा? मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम इज टू ए सी। ठीक है, तो बी एम बी ए स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 इज इक्वल टू ए एम की वैल्यू निकालनी है, ए एम इंटू ए सी की लंबाई है 20। काट पीट लेते हैं इधर, 4 5 20, 5 को मैं इधर ही ले जाता हूँ, 4 3 12, 20 वैसे भी इधर ही आना था। ए एम इज इक्वल टू 12 3 36/5, 36/5 माइनस, अब ए एन की लंबाई निकालनी है। तो मेरे भाई जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग ये सामने वाली साइड को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में ये है, यानी कि 12 और 16 3:4 में बांटेगा। अगर ये 3 है तो ये 4 है। तो ए एन क्या है? ए एन है 3 + 4 7, 3/7 है। पूरी लंबाई का 3/7 है, पूरी लंबाई 20 है, तो ये क्या है? 60/7 है। बस खत्म बात।
35, 7 6 42, 7 21 और 4 25, माइनस 180, तो 72/35 है क्या यार? यहाँ पर भी मैंने गलत कर दिया। हद हद इज देयर। 7 6 42, 21 और 4 25, 5 6 30, 300 होना चाहिए था यहाँ पर। तो क्या गड़बड़ कर दी यार। 7 6 42, 21 और 4 25, 5 6 30, 300, 20 30 60/7 था। हाँ जी, तो ये 300 क्यों आ रहा है? तो ये हो जाएगा माइनस का 48/35। इसका मतलब मैंने किया क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। ये 48/35 होएगा। इसका मतलब वाकई में ये जो डायग्राम होना चाहिए था, मैंने वैसा डायग्राम नहीं बनाया। वाकई में जैसा डायग्राम होना चाहिए था, हुआ क्या है, ये जो बी एन है ये यहाँ पर आना था। ठीक है, आपको एम एन की लंबाई निकालने के लिए ए एन में से ए एम घटाना था, ए एन में से ए एम। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हम डायग्राम को थोड़ा सा अलग बना लें। अगर आपको ये समझना है सर हमें कैसे पता चलेगा कि डायग्राम कैसे बनेगा, तो आप एक काम कर सकते हो। आप देख सकते हो, हमें इसका रेशियो तो पता है कि 3:4 है, तो आप ऐसे ही देख सकते हो कि आप ए एन की लंबाई निकाल रहे हो, ए एन की लंबाई निकाल रहे हो, जो बड़ी है उसमें से छोटी घटा देना। तो अगर आपने गलती से छोटी में से बड़ी घटा दी तो नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक नंबर है और हमारे पास एक और नंबर है, बड़े में से छोटा घटाना। तो आप पहले इसको पहचानोगे ये बड़ा है, पहचानोगे ये छोटा है, फिर दो। मैं बोल रहा हूँ गलती से आपने छोटे में से बड़ा भी घटा दिया तो क्या दिक्कत है, माइनस को इग्नोर कर देना। तो हमें एक्चुअल में तो पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब हमने पहचानने में गड़बड़ कर दी, तो कोई नहीं, इसमें से ये नहीं घटाना था, इसमें से ये घटाना था। तो दैट इज़ 48/35। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 24। ठीक है, एंड इट्स साइड बी सी इज 9। तो एक ट्रायंगल ए बी सी है, इसका पेरीमीटर 24 है, साइड बी सी 9 है। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइड की लंबाइयों का सम। अगर तीनों साइड की लंबाई 24 है, उसमें से मैंने घटा दिया 9, तो ये क्या बजाएगा? 15। 15 है इन दोनों साइडों की लंबाई। ठीक है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है ए डी। वाइल आई इज द इन सेंटर, आई जो है वो इन सेंटर है। ओके, ए आई इज टू आई डी। तो मैंने क्या बताया था? ए आई इज टू आई डी। ए आई ऊपर वाला पोर्शन, तो ऊपर वाली दोनों साइडों का सम जो कि है 15। आई डी नीचे वाला पोर्शन है, तो नीचे वाली साइड की लेंथ जो कि है 9। 3 5 15, 3 3 5:3। डायरेक्ट रिजल्ट यूज हो रहा है कि नहीं सर? कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है? CHSL का। ठीक है, क्लियर है? ओ इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट। ये क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है, ये भी देख लो एक बार कैसे, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन वो क्रिएट कर सकता है। ठीक है, कंसेप्चुअल है, इरेलेवेंट मैंने नहीं क्रिएट किया, कंसेप्चुअल है, बस 1 2 स्टेप एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, एक बार करने की कोशिश करो पॉज करके मेरे बताने से पहले। ओ इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी साइड्स ए बी सी। ए बी सी की सभी साइड से इक्विडिस्टेंट एक पॉइंट है ओ। तो इसका मतलब क्या है भैया? सभी साइड से अगर इक्विडिस्टेंट है तो उस पॉइंट को लेकर सभी साइड को टचिंग सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि इन सेंटर की बात कर रहा है। रटा थोड़ी हमने। कभी कभी बोल देगा ओ इज ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी, वर्टेक्स से, तो मतलब ओ को सेंटर लेकर इन सभी वर्टेक्स में से सेंटर सर्कल पास करा सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सर्कम सेंटर है, ट्री के अंदर है। ठीक है, आगे करेंगे वो। तो ओ सभी साइड से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि इन सेंटर है ओ, इतना हमें पता होना चाहिए। ठीक, कंसेप्चुअल जो बेसिक की क्लैरिटी है उसके लिए क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। ई इज ए पॉइंट ऑन ए सी। ए सी के ऊपर एक पॉइंट है ई, सच दैट ए ई ओ इज इक्वल टू ए सी बी। ये बोल रहा है यहाँ पर एक पॉइंट है ई, ताकि ए ई ओ ए सी बी के बराबर है। ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये कौन से एंगल हैं? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब लाइनें पैरेलल हैं। अच्छा, इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। देखो आपके बेसिक्स को चेक कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन के थ्रू जस्ट। इफ ए ई इज इक्वल टू 3, अगर ए ई की लंबाई 3 है और ई सी की लंबाई 2 है और बी सी की लंबाई 8 है, तो ए बी की लंबाई बताओ, ये आपने बतानी। तो देखो जरा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बना दूँ, एंगल बाइसेक्टर, बिकॉज ये इन सेंटर है तो यहीं से एंगल बाइसेक्टर पास होएगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, इसको मैं मान लेता हूँ ए डी। ठीक है, अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बना दूँ
तो ये जो है ये बेस के पैरेलल है, यहाँ पर अगर 3:2 रेशियो में बांट रही है तो यहाँ पर भी 3:2 रेशियो में बांटेगी इसको भी, बिकॉज बेस के पैरेलल है। वही कंडीशन सिमिलर ट्रायंगल्स वाली, ठीक है। इन सेंटर की रेशियो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। अब इन सेंटर के ऊपर वाला हिस्सा 3 है, नीचे वाला 2 है। तो मैंने आपको क्या बताया है, ऊपर वाले हिस्से को, इस ऊपर वाले हिस्से की जगह पर आएंगी इन दोनों साइड का सम, यानी कि AB प्लस इस वाली साइड की लंबाई 3 और 2 5, और इसकी जगह आएगी ये BC यानी कि 8। अगर 2 का 4 गुना है तो 3 का 4 गुना 12 होना चाहिए। यहाँ पर ये 5 है तो AB 7 होगी। यही मैंने पूछा है, दैट इज ऑप्शन है। क्लियर है? तो समझ रहे हो, क्वेश्चन कैसा भी क्रिएट किया जा सकता है किसी भी कंसेप्ट को लेकर, किसी भी तरह का। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जो मैं दे रहा हूँ सिर्फ उसी PDF को बार बार करते रहो। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट को संभालो, बाहर से क्वेश्चन मत लाओ। तो आपको 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप राउंड 1 में कर पाओगे, 70% के करीब जो आपको पहचाने हुए मिलेंगे। क्या सर बाकी आउट ऑफ सिलेबस आएंगे? नहीं रे पगले, हैं वो पहचान नहीं पाओगे बस आप, है ना। बाकी के जो क्वेश्चन हैं 20% 25% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप राउंड 2 में या कुछ क्वेश्चन राउंड 3 में करोगे, जो पक्का डुएबल होंगे। पक्का, अगर डिफिकल्ट पेपर आए तो भी ये डुएबल होंगे, विद इन टाइम डुएबल होंगे। अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो 5% क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर सोचना पड़ेगा अलग से। अगर आप रिलेवेंट पढ़ रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं। एक बार सिलेबस करने से क्या होता है, मतलब आपका दिमाग कोई ऐसा है क्या, मतलब कंप्यूटर फिट है क्या, एक बार करके आपको परफेक्ट चीज समझ में आ जाएगी? नहीं, एक बार सिलेबस करके कहीं और भाग जाते हैं बच्चे। अब उस टीचर से पढ़ेंगे, अब उस टीचर, भाई ये मतलब ऐसा दिमाग लेकर आए हो क्या, एक बार पढ़ लिया मैं नहीं भूलता? ऐसा तो नहीं है, इतना तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा अब तक। तो उस चीज को बार बार रिवाइज करो, अगर एक जगह पर रिलेवेंट मिल रही है तो तब होएगा क्लियर। रिवीजन की इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। अगर पेपर डिफिकल्ट आए तो ये क्वेश्चन आएंगे, तो इन क्वेश्चन में हम अगर मल्टीपल रिवीजन करें तो इतना टाइम बचा सकते हैं कि इनको भी वहां पर करके आ जाए। और ऐसे ही होता है, किसी भी टॉपर से पूछ लो कि क्या ऐसे क्वेश्चन मिले थे क्या कि तुमने सारे कर दिए थे? नहीं, चाहे 20 बुक पढ़ लो, नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर किसी बंदे ने 10 साल लगा दिए SSC की तैयारी में और उसके बाद बोल रहा है मेरे को तो सारे जाने पहचाने मिले थे, तो बेटा ये क्या कर दिया तूने 10 साल, इतने में तो तू 9 साल नौकरी करता। तो एफिशिएंटली सिलेबस को हमने करना है। तो मल्टीपल रिवीजन की कीमत समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि ठीक ठाक आपकी तैयारी जा रही है, दिमाग के कंसेप्ट खुल रहे हैं, सिलेबस को लेकर भी, बाकी चीज़ों को लेकर भी, कि कैसे हमने तैयारी करनी है। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई आपको, हैं? टेक केयर भाई।